हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो सोशल इशू अगस्त मंथ का है। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 में 6.1 जो है मैं आज इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात कर रही है। आपको खुद ही पता है जो कोलकाता वाला हमारा केस हुआ है, इसकी वजह से जो मेन जो सेफ्टी है ना, हमारी हेल्थ केयर की जो चल रही थी अभी है ना, जो प्रोफेशनल उनकी, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, है ना। बहुत सारी कंडीशंस थी जिन पे पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस केस के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें उजागर हुई हैं कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम होती हैं वहाँ पर। तो वही बात कर रहा है कि रिसेंटली जो है फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल टास्क फोर्स की हुई है। एक सेकेंड, ओके, नेशनल टास्क फोर्स की हुई है। ठीक है, टू एड्रेस द मेडिकल प्रोफेशनल सेफ्टी। ठीक है, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, उसमें चाहे कोई भी आए, डॉक्टर आए, नर्सेस आए, या फिर जो वहाँ पर काम करते हैं, होते हैं ना कर्मचारी, वो हो गए, या कोई गार्ड वाला हो गया, मतलब कोई भी जो भी मेडिकल फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी सबकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि इनकी जो सेफ्टी है उसके लेकर के नेशनल टास्क फोर्स ने एक मीटिंग जो है फर्स्ट टाइम वो ऑर्गेनाइज की गई है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का द्वारा। ठीक है, ये बात है। अब न्यूज़ में आते हैं। एनटीएफ है क्या? नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, तो कह रहा है एनटीएफ को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तुम्हारा, ये डॉक्टर्स के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट, अभी देखिए एक समझाते हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इसको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो अभी कोलकाता वाला केस हुआ है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी है ना, तो उनके मर्डर के बाद इनको जो है एनटीएफ का जो है वो बनाया गया है, एनटीएफ बनाया गया है। एनटीएफ मैंडेट करता है टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव रिकमेंडेशन और टू रिकमेंड रेमेडी टू इशू ऑफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एनटीएफ क्या करता है, एक रिकमेंडेशन देता है जो लोग हैं वहाँ पर, जो प्रोफेशनल, उनकी सेफ्टी को लेकर, उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर के, और जो अदर भी रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनके लेकर के, कुल मिला के वेलबींग ऑफ द, बोल सकते हैं, प्रोफेशनल के लिए ये जब आपका रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, 4 थीमेटिक सब ग्रुप उन्होंने वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने फॉर्म की हैं? देखिए, स्ट्रेंथनिंग, इन्होंने कहा कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी मेडिकल के कॉलेजों का, इंस्टीट्यूशन का, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जो वर्किंग कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए अक्रॉस द। तो ये है क्या, जो आपका मेडिकल जो क्षेत्र है ना, उसकी जो भी वायलेंस, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल जो आपका, बोल सकते हैं हम लोग, स्टेट लिस्ट है उसके अंतर्गत आता है। मतलब इस पे जो लॉ बनाएगा वो स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये कह रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क बनना चाहिए हर एक स्टेट में, ये बात है कुल मिला के। अबाउट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हर एक पर्सन आता है, जो साइंटिस्ट है, जो थेरेपी देता है कोई। ठीक है, अदर प्रोफेशनल हो गए जो वहाँ पर स्टडी करता है, जो एडवाइस देता है, रिसर्चर होते हैं कुछ वहाँ पर, जो सुपरवाइज करते हैं, कुछ प्रिवेंटिव काम करते हैं, कुछ वहाँ पे उपचार करने के लिए है ना, क्यूरेटिव काम करते हैं। उसके बाद कुछ रिहेबिलिटेटिव जो होते हैं वो होते हैं, कुछ थेरेपेटिव होते हैं, कुछ प्रोफेशनल जो हेल्थ सर्विस में होते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? हेल्थ केयर। ऐसे समझिए एग्जांपल, कोई वहाँ पर एक जो झाड़ू पोछा जो करते हैं ना, वो तक भी है, वो भी किस में आएगा आपका, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं हमारी हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं ना। हम लोग जाते हैं, अगर उनके बिना काम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि हर एक पर्सन किसके अंतर्गत आता है? आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंतर्गत आता है, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाला कोई भी पर्सन क्यों ना हो। इसके बाद देखो यहाँ पर हेल्थ एंड लॉ एंड ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट। वही लिखा है कि उनका हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस लिस्ट में आता है? तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई? स्टेट गवर्नमेंट की। और यूनियन टेरेटरी की जो खुद की मतलब है, उनका खुद का बन गया कि भाई ये वहाँ पर जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कोई भी वायलेंस हो रहा है उसको वो प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है प्राइवेट सेक्टर आल्सो प्रोवाइड। तो कह रहा है कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, मतलब कुछ क्या, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो नॉर्मली सेकेंडरी, टर्सरी, क्वांटरी जो है केयर जो है प्रदान करते हैं हम लोग को। ठीक है,
और अधिकतर जो आपका कंसंट्रेशन मेट्रो वाला जो क्षेत्र वहीं पर है, जैसे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये उपलब्ध है कुल मिला के। ठीक है, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें, जो हेल्थ वर्कर है वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क ऑफ वायलेंस पर हैं, पूरे वर्ल्ड की बात यहाँ पर कर रहा है। इन्होंने कहा है कि बिटवीन 8% एंड 38% ऑफ हेल्थ वर्कर सफ़र फिजिकल वायलेंस। समझ रहे हैं, 8% से 38% तक जो हेल्थ वर्कर है उनको कहीं ना कहीं फिजिकल वायलेंस मिल रहा है। समझ रहे हैं। उसके बाद बोला वाइल अदर फेस वर्बल, आप देखिए खुद ही किसी का मतलब किसी की डेथ हो जाती है ना, पूरा गुस्सा उठा के किस पे डॉक्टर पे उतार देते हैं। क्यों भैया, उनकी गलती तो नहीं है, उन्होंने ट्राई पूरा किया। एक डॉक्टर होने के नाते वो हमेशा पूरा ट्राई करता है कि दैट जो भी जीवन है वो बच सके ना, फिर उन पर गुस्सा क्यों, है ना। तो वो चीज़ है। तो वही बात कर रहा है कि फिजिकल वायलेंस तो मिलता ही है, साथ साथ वर्बल वायलेंस तो फेस उनको करना ही पड़ता है। मोस्ट वायलेंस की अगर कहा जाए तो अधिकतर किसके द्वारा जो है बढ़ावा दिया जाता है, तो जो पेशेंट होता है उसके, और जो वहाँ पर विजिटर होता है। मतलब मैं आप खुद ही सोचिए, डॉक्टर वाले फील्ड में कुल मिला के वहाँ पे कौन लोग होते हैं वायलेंस करने के लिए, या तो डॉक्टर का पूरा जो टीम है वो है, सेकंड जो पेशेंट आया है वो है, और उसके जो फैमिली मेम्बर आए हैं तो वो है। तो भाई इनको प्रॉब्लम भी उन्हीं से होती है। ठीक है, जो ये वायलेंस होता है बिकॉज ऑफ उनके ही होता है। कह रहा है कि आल्सो इन डिजास्टर कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कोई कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई या फिर कोई डिजास्टर हुआ तो हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो टारगेट बन जाते हैं ऑफ कलेक्टिव और पॉलिटिकल वायलेंस की। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं पर उतार दिया जाता है, सबसे लास्ट में वही आते हैं। कोविड आया, कितने सारे डॉक्टर नहीं जान दी, सोचिए आप खुद ही, डिजास्टर ही था। उस टाइम लोगों ने डॉक्टर के बारे में नहीं सोचा कुछ भी, वो भी तो इंसान है भाई। तब डॉक्टर भगवान थे, और अब क्या है, कैसे लोग ये कदम उठा लेते हैं कुछ समझ में नहीं आता है भाई। आगे आते हैं हम लोग। अदर इनिशिएटिव जो है, जो इंश्योर सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, इंडिया तो सेंटर के द्वारा अगर बात करें, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का दिया गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एक्ट होगा अगेंस्ट द, कोई भी एक्ट जो वायलेंस है अगेंस्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, ड्यूरिंग द एपिडेमिक सिचुएशन, कोविड के टाइम में मान लीजिए एग्जाम्पल कोई वायलेंस किया है आपने ऑन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन कॉग्निटिव मतलब में जो है वो ऑफेंस बोला जाएगा। कॉग्निटिव ऑफेंस क्या होता है, वो ऑफेंस जहाँ पर आपको विदाउट वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं, आपका कोई वेल नहीं होगा। जैसे मर्डर वगैरह होता है, इसमें देखिए कॉग्निटिव जो ऑफेंस होते हैं उसमें नॉर्मली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मर्डर आता है, रेप आता है, किडनैपिंग आती है, थेफ्ट आता है, उसके अंतर्गत ये भी आएगा। कुल मिला के आपको बेल नहीं मिलने वाली है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2022। फिर नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, ये नॉर्मली अगर बात करें इट अप्लाइज टू हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम में ये अप्लाई होता है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की वहाँ पर नहीं, ये तुम्हारा प्राइवेट में भी हेल्थ केयर जो सेंटर है वहाँ पर भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो स्टेट वाइज आते हैं, स्टेट वाइज नहीं, कुल मिला के यहाँ पर कोलकाता के केस है जो कोलकाता के बारे में दिया गया है, सॉरी दिया तो सबके बारे में गया है। कर्नाटका मेडिकल जो है रजिस्ट्रेशन एंड सेंट्रल अदर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये स्टेट वाइज दिया गया है। तो ग्लोबल वाइज में जरा बात करते हैं, फ्रेमवर्क गाइडलाइन फॉर एड्रेसिंग वर्क प्लेस वायलेंस इन हेल्थ सेक्टर वाई ILO एंड WHO। यहाँ पर मैंने देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये इसलिए नॉर्मली मैं लिख देती हूँ ना कि जल्दी जल्दी में बताओ तो भूल जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जो होता है ना कि जो बच्चा न्यू है भी उसको भी इतनी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ILO सर्च करे और WHO सर्च करे क्या है ये, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूँ। ठीक है, चलिए, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, एल का मतलब होता है लेबर, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो अपनी न्यूज़ पे फोकस करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग WHO और ILO पे चले जाएंगे। WHO का मतलब क्या है, W होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिमाग में रखना। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए नेक्स्ट है आपका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन वायलेंस। ठीक है, यूके की जो नेशनल पॉलिसी नेशनल हेल्थ सर्विस है वो सपोर्ट करती है और डेडिकेट करती है सिक्योरिटी ऑफ द
जो भी है, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया सेफ्टी मेजर लाइक सिक्योरिटी पर्सोनल, ठीक है, पैनिक बटन हो गया, मैंडेटरी फॉर डी एस्केलेशन ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस इन द ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुछ सिक्योरिटी जो पर्सनल है वो आपको प्रोवाइड, मतलब में हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराए जाएंगे। पैनिक बटन जो हो गई वो मैंडेटरी चीज़ों में रखा गया है कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैलेंज एसोसिएटेड विद द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो क्या चैलेंजेस हैं? तो पहला देखिए, बहुत सा इशू है, अगर हम इनको कहीं ना कहीं सेटल डाउन करेंगे तो चीज़ें शायद पॉजिटिव में आएंगी। ऐसा नहीं है पॉजिटिव में आएंगी, शायद नहीं, कंफर्म आएंगी, है ना। तो पहला आता है इन एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोविजन। तो कह रहा है कि देखिए लैक ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो भी सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी पाई जाती है। कहाँ? मेडिकल केयर्स में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रहे हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कह रहा है 1/3 ऑफ द डॉक्टर ऑफ इंडिया, सोचिए 3 में से 1 इंसान जो डॉक्टर है वो रात की शिफ्ट में अनसेफ फील करता है खुद को। ये नॉर्मली किसने, हमने नहीं बोल रहे हैं, ये बोला किसने? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की इस सर्वे के द्वारा रिपोर्ट है कि 3 में से 1 पर्सन क्या बोलता है, मतलब जो रात में शिफ्ट कर रहा है उसको अनसेफ फील होता है हॉस्पिटल के अंदर भी, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो CCTV कैमरा है वो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या तो लगे नहीं है, तो लगे तो वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो कैमरा होता है वो एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर होना चाहिए ना, जो नॉर्मली जो है कंट्रोल कर सके सेंसिटिव एरिया को। कुछ ऐसे एरिया जहाँ से मतलब में ये चीज़ें घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन वहाँ पर वो चीज़ें होनी चाहिए ना। फिर आते हैं हम लोग, रेस्टिंग स्पेस नहीं होता है, एडिक्वेट होता है, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल अगर बात करें, वो जब नाइट ड्यूटी करते हैं तो कह रहा है कि 1/3 ऑफ अवेलेबिलिटी ड्यूटी रूम डिड नॉट हैव द अटैच बाथरूम, मतलब 1/3, मतलब बोल सकते हैं 3 में से 1 ऐसे जो आपको मिल जाएगा जहाँ पर अटैच बाथरूम ही नहीं है, जो वहाँ पर रेस्टिंग रूम दिए गए हैं डॉक्टर्स को। तो वही बात कर रहा है कि एक तो रेस्टिंग रूम का इशू रहता है, उसके साथ फिर उनका जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी वहाँ पर नहीं प्रोवाइड मिलती हैं उनको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू रहता है। कह रहा है कि रात में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि कहीं न कहीं जब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल नाइट शिफ्ट है, तो फिर शाम को जो इंसान है उसको 5 बजे 6 बजे घर जाना होता है, तो उस टाइम उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इशू है कुल मिला के। और ऐसे आप रास्ते चलते किसी से मतलब लिफ्ट भी नहीं ले सकते ना, बोल तो नहीं सकते भैया छोड़ दो, भैया कहीं और ही छोड़ देंगे फिर। तो ये थोड़ा इशू है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ स्क्रीनिंग आर्म्स एंड वेपन्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये भी इशू है भाई, जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर कुल मिला के जो गन्स वाले जो हमारे गार्ड होते हैं उनको रखना चाहिए ना, कि ऐसे कोई भी एंट्री ना कर जाए, वो उसकी भी लैकिंग मिलती है, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर, आपको शायद कोलकाता वाले केस में, आई थिंक सबको वो कोलकाता वाला केस रटा हुआ है, कोई ऐसा सिंगल नहीं है जो उस वाले इंसिडेंट से परेशान ना हुआ हो, है ना। तो उसमें ये सामने आया था कि 36 आवर लगातार वो लड़की जो है वो वर्क कर रही थी। तो वही बोल रहा है यहाँ पर भी कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे 36 आवर तक वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, वर्क कराया जा रहा है। उसमें जो पर्सन है, जो प्रोफेशनल वाला जो मतलब हेल्थ केयर पर्सन है, उसकी सैनिटेशन की, उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी हाइजीन, उसकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो बात कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करें इजी एक्सेस, तो कह रहा है कि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता है, मतलब पूरा खोल के रख दिए हैं कि जाओ आराम से डॉक्टर के केबिन में घुस जाओ। ये रियलिटी, ये मुझे सबसे सही पॉइंट लगा कि भाई कुछ उनका पर्सनल जो है वो स्पेस छोड़ो, रेस्टिंग रूम में है तो आप उसको नॉक करके, फिर कोई भी और तरीका होना चाहिए, घंटी मतलब जो भी चीज़ें हैं, कि ऐसे नहीं एंट्री होना चाहिए ना, नॉर्मल एंट्री अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि इस रूम में आप एंट्री करोगे डॉक्टर है तो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई अनडिस्ट्रिक्ट एरिया होता है पेशेंट का, अटेंडर जो उनके साथ होते हैं, पेशेंट के साथ में होते हैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल में कहीं पर भी डॉक्टर के रेस्टिंग रूम में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें हेल्थ जार्ड में, तो कह रहे हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं हजार्डस से। अभी देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात करें, कोविड के टाइम पे लगभग 1600 लोगों की डेथ हुई थी डॉक्टर्स की, समझ रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी वो वर्क कर रहे थे, तो उसके बाद भी हमको उनका ध्यान नहीं है। अधिकतर लोग वही कह रहा है, जो वायरस वाले में होता है इशू वही होता है भाई, वायरस में ये होता है कि वो वायरस जो है बहुत स्पीड से फैलता है भाई, टचिंग या फिर चीज़ें, जब उसी कंडीशन में आप बार बार वहीं पर रहोगे तो फिर तो नॉर्मल सी बात है भाई, कभी ना कभी तो वायरस आपको भी पकड़ेगा ना। उसके बाद भी वो इंसान काम कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं बता, मतलब क्या ही बोला जाए। एज ए सोसाइटी भी हम लोग
जो उनका मतलब में बोल सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। बी हिट की बात हम लोग करते हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक्चुअली पता है क्या चीज़ है कि जब भी मैं कोलकाता वाले केस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ती हूँ ना, तो मेरा माइंड अजीब सा मतलब जैसे जो होता है ना ब्लैंक और वर्किंग नहीं होती है, सो सेम उस टाइप का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट ने कह रहा है कि एस्टेब्लिश किया मैकेनिज्म, ठीक है। बे ही में दे रहा है क्या करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब कुल मिला के स्टेब्लिश करना चाहिए इस टाइप के मैकेनिज्म जहाँ पर वायलेंस से डॉक्टर को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अगर कोई करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए और एक हेल्पलाइन जो है वो सेटअप करनी चाहिए कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, ठीक है। मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन रिपोर्टिंग तो कह रहा है कि इफ़ एनी वायलेंस अकर अगेंस्ट द हेल्थ केयर, कोई भी अगर वायलेंस होता है ऑन ड्यूटी किसी भी प्रोफेशनल के साथ में, तो यहाँ पर एक जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको रिक्वायर है, उसको मतलब वो क्या करेगा यहाँ पर फाइल करेगा इंस्टीट्यूशनल एफआईआर विद इन द 6 आवर ऑफ इंसिडेंट, मतलब 6 आवर के अंदर जो इंस्टीट्यूशन का हेड है वो उसको रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए ऑल द एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, ठीक है। और बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन वाले जो हैं वो जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए जो सेंसिटिव एरिया हैं, ठीक है। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोविज़न होना चाहिए 10 पीएम टू 6 पीएम, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपोर्ट में इशू नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ इतना ट्रांसपोर्ट है कि दैट कोई इशू नहीं होगा, बट रात का टाइम में थोड़ा इशू हो जाता है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कहीं ना कहीं होनी चाहिए 10 पीएम टू 6 पीएम, ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे आप कर सकते हैं कि भाई कुछ टेम्पो या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोई कार या फिर जो टैक्सी वगैरह होती हैं, तो वो आप प्रोवाइड करा दीजिए कि अगर रात में कोई जो डॉक्टर है वो अगर अपने घर जाना चाहता तो ये वाली टेम्पो या टैक्सी या फिर जो भी कार है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो उसको उसके घर तक छोड़ेगी, ठीक है। और वो जो चलाने वाला हो वो एक बोल सकते हैं प्रोफेशनल हो और दैट एक अच्छा इंसान हो, सबसे इम्पोर्टेंट है वो अच्छा इंसान हो भाई, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉइज सेफ्टी कमेटी की बात करें तो कह रहा है कि एक एम्प्लॉइज सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें नॉर्मल से कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंटर्नल होंगे, रेसिडेंट होंगे, कुछ नर्सेस होंगे, ठीक है। अब कह रहा है ये हर एक मेडिकल कॉलेज में हर एक मेडिकल जो आपका होता है एस्टेब्लिशमेंट उसमें कंडक्ट होनी चाहिए। नॉर्मल जो ऑडिट करेंगे कि भाई जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएँ इसके लिए, ठीक है। वो वहाँ की, क्योंकि देखिए जो पर्सन वहाँ रह रहा है उसको वहाँ की प्रॉब्लम पता है, तो कुल मिला के वो सेफ्टी मेजर वो लोग डिसाइड करें, कहने का मतलब इतना है। इंश्योरिंग ड्यू सिक्योरिटी इन मेडिकल स्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो कह रहा है एम्प्लॉय सेफ्टी कमेटी जो है वो बनानी चाहिए, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें होनी चाहिए, सेम चीज़ लिखी है बिल्कुल, उसको पढ़ना नहीं है। तो कह रहा है इफेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी सिक्योरिटी पर्सोनल होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कोई ऐसा मर्डर हो जाता है, कोई ऐसा केस हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में आता है तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा तोड़ फाड़ कर देते हैं ना, मैंने ये खुद ही देखा है। एक मतलब मेरे घर के पास ही, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल के पास ही अबाउट रहती हूँ 10 कदम पे, तो वहाँ पर किसी की डेथ हो गई, तो वो उन्होंने मतलब उनकी जो परिवार वाले थे उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर दिया था। बल्कि जो बच्चा आया था वो बाई डेथ ही आया था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी उस टाइम, इस टाइप का उसका नेचर था, ठीक है। तो अब उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है भाई। देख हर इवन ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पर कुछ मतलब हर जगह निगेटिविटी नहीं होती है, बट नॉर्मली आप हॉस्पिटल को नुकसान करके कोई मतलब अब डॉक्टर पे गुस्सा क्यों ही कर रहे हैं, ठीक है। WHO रिकमेंडेशन देखते हैं हम लोग। तो डेवलप इम्प्लीमेंट एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर हेल्थ वर्कर इन अ लाइन विद द नेशनल, तो कह रहा है यहाँ पर एक डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, जितने भी आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ और हेल्थ वर्कर है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अपॉइंटमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर विथ अथॉरिटी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर और अथॉरिटी को अपॉइंट करना है जितने भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर है उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। फॉर द नेशनल और फैकल्टी लेवल, मतलब में सिक्योरिटी लेवल पर भी और फैसिलिटी लेवल पर भी। प्रमोट द जीरो कल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमोट अ कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस और वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ वर्कर, मतलब कहीं ना कहीं हमको ये कल्चर लेकर आना होगा कि भाई डॉक्टर के प्रति हम जीरो वायलेंस, मतलब हम 1% 0% भी वायलेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। हम खुद को उनको वायलेंस करने दें किसी को भी, और ना हम उसको एक्सेप्ट करेंगे,
ना हम खुद करेंगे, ठीक है। ये कल्चर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग बात करें इस्टेब्लिश अ ब्लेम फ्री और जस्ट वर्किंग कल्चर। मतलब अब किसी की डेथ हो जाती है कुछ भी है तो उस पे भाई डॉक्टर को ब्लेम मत करो, ये चीज़ों को कहीं ना कहीं साइड करना होगा और एक वर्किंग जो कल्चर है उसको लेकर के आना है, ठीक है। तो कह रहा है ओपन कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है भाई मीडिया को भी, तो वहाँ पर कोई रिपोर्टिंग होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि भाई उन चीज़ों में मत घुसो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपकी। हर जगह मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, जहाँ पर गलती किसी की नहीं होती। मतलब लाइफ और डेथ का कोई जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता है ना, कब किसकी डेथ हो जानी है कुछ नहीं पता चलता है। तो वहाँ पर कुल मिला के ये चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग एप्रिसिएट एंड फेयर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के रेस्ट ब्रेक होना चाहिए, मिनिमाइज जो बर्डन है उनके ऊपर। मतलब देखिए एक तो हेल्थ वर्कर के ऊपर वैसे ही बर्डन बहुत होता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी उनको पका दिया जाता है कि अच्छा फ्री का तनख्वाह ले रहे हो, काम वाला वर्क भी करो। फ्री की तनख्वाह नहीं है, उनसे पूछो 36 वो घंटे काम कर रहे हैं लगातार। मैं डॉक्टर की बात भी नहीं कर रही यहाँ पर, जिसको लग रहा है ना। तो नेगेटिव पॉइंट सब जगह है, पॉजिटिव पॉइंट सब जगह है। कुल मिला के हमको चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट आपका जो है जो भी होगा वो मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।